जय श्री राम सारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अजय बेनीवाल आप सभी का 11th क्लास में वार्म वेलकम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि 10th क्लास में जैसे भी मार्क्स आपके रहे हों, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। 10th के मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 11th में एडमिशन लेने के लिए होते हैं और लाइफ टाइम 10th की सर्टिफिकेट में जो आपके नाम की स्पेलिंग है वो और आपकी डेट ऑफ बर्थ काम आने वाली है, बाकी कुछ भी काम नहीं आने वाला। बट 11th क्लास का मैथ्स आपके करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जैसे ही आप 12th पास करोगे और जब एंट्रेंस की दुनिया में कदम रखोगे तो वहां पर ये मैथ्स आपके साथ साथ चलेगा। तो हम लोग इस साल कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट 11th का मैथ्स में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो अपने जितने भी स्कूल के, इंस्टीट्यूट के जितने भी दोस्त हैं, आप सभी को ये वीडियो रेफर कर सकते हैं कि भाई अगर कुछ टॉपिक ना समझ आए तो इस चैनल को फॉलो करो, यहां पर सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11 कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस समहाउ कुछ रिफ्रेशर्स बुक भी हम लोग यहां पर फॉलो करेंगे और इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को बाकायदा मिल जाएगी। तो बच्चों, हमने जब हम बात करते हैं सिलेबस की, तो हमारे सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों, वो टॉपिक है आपका सेट्स। बात आती है कि सर ये है क्या चीज, हमारे को क्या पता चलेगा कि हम टॉपिक को कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें। बस आपको एक काम करना, आपको वीडियो देखनी है और प्रॉपर देखनी, ध्यान से सुनिएगा। हम एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज चलते चले जाएंगे और बड़े प्यार से सिलेबस आपका समय से पहले पूरा हो जाएगा। साथियों, हम बात करते हैं 11th क्लास के सबसे पहले टॉपिक सेट्स की। होता क्या है, ध्यान से सुनना। सेट्स का मतलब क्या होता है, ये एक यूनिवर्सल है। इसमें जितनी भी चीजें हैं उन सबको कहा जाता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली टू टाइप्स, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर होगी बात। और हम ऑब्जेक्ट की क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करते हैं ना हम लोग अपनी किसी भी चीज की। आप कहोगे हाँ सर। अब बात आती है वहां से सेट्स क्या होता है। तो स्पेसिफिक डिफाइन ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो प्योर डिफाइन ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उन्हीं की कलेक्शन को सेट्स कहा जाता है। डिफाइन का मतलब क्या हुआ, एक सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो डिफाइन का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका नाम, जिसकी वैल्यू आपके लिए, मेरे लिए, थर्ड पर्सन के लिए, फोर्थ पर्सन के लिए यूनिवर्सली सेम। एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा कि भाई उन सारे मैचेस की कलेक्शन करो जिसमें सचिन तेंदुलकर साहब ने सेंचुरी मारी है। तो ये एक स्पेसिफिक है, मुझे कहने के लिए बनाया जाए, आपको कह दिया जाए, किसी और को कह दिया जाए, हम गूगल पे टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, उनकी लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट को हम एक स्पेसिफाई बनाकर कलेक्ट कर दें और उस कलेक्शन को ही कहा जाता है सेट्स। बट अगर मैं यहां पर यह कहूं कि भाई आप अपने फेवरेट बैट्समैन की एक लिस्ट बनाओ, तो अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई क्या कि मिस्टर ए के फेवरेट प्लेयर कोई और हो सकते हैं, मिस्टर बी का फेवरेट प्लेयर कोई और हो सकता है और मिस्टर सी का फेवरेट प्लेयर कोई और हो सकता है। तो हुआ क्या, कलेक्शन तो तीनों के पास है। समझ रहे हो ना बात को, कलेक्शन तीनों के पास है, कलेक्शन तीनों की सही है, कोई गलत नहीं है। बट तीनों की कलेक्शन के डिफरेंट होने के चांसेस है। जहां 0.1% भी डिफरेंट होने के चांसेस हो जाते हैं किसी कलेक्शन के, तो वो कलेक्शन कभी भी सेट्स की डेफिनेशन के अंदर नहीं आती, क्योंकि सेट्स के अंदर वही कलेक्शन आएगी जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट की गई हो। ठीक है। सबसे प्यारा एग्जांपल प्यारे भाइयों, मैं आपको ये कह दूं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एथ शोन, मेरे लिए भी सेम, आपके लिए भी सेम, जापानीज के लिए भी सेम, चाइनीज के लिए सेम, यूरोपियंस के लिए भी सेम। बात समझ रहे हो ना। तो इसको कहा जाता है कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, कि मैंने एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन करी। अब उस कलेक्शन को मैं क्या कह दूंगा,
हम सेट्स बोल सकते हैं। तो भाइयों इसकी डेफिनेशन की ओर आते हैं, पढ़िए। इन और मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। क्लियर होगी? लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। एनी कलेक्शन ऑफ, देखो ये आ गई, एनी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, any collection of well defined objects is called a set by well defined object। कॉमन सी क्लियर है बात? बहुत सिंपल है। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उनके पर बात करेंगे, अभी आराम से करेंगे, ठीक है। चलो अब सबसे बड़ी बात हमें यह देखना है कि कौन सी कलेक्शन सेट्स होती है या कौन सी कलेक्शन सेट्स नहीं होती। अब आप देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करेंगे। यह आपकी एक्सरसाइज 1.1 है। पूरा बेसिक समझाऊंगा बेटा, पहले इसी चीज को जज करेंगे कि कौन सी कलेक्शन सेट्स होती है और कौन सी कलेक्शन सेट्स नहीं होती, और हमें हमारे आंसर को प्रॉपरली जस्टिफाई करके आंसर देना होता है। जल्दी से एक बारी आप लोग आराम से पढ़ो तो आपको सब पता चलेगा। कहते हैं पहला, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमें यह बताना है कि ये कलेक्शन सेट्स है या नहीं। वो मंथ्स जो जे से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, जून, जुलाई, ये आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है और दुनिया के लिए भी सेम है। तो मैं ये कहूंगा कि हां ये मेरा सेट्स है। क्लियर हो गई बात? अब अगर मैं इसको लिखकर दिखाऊं, ध्यान से सुनना, इसको अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? चीजें बिल्कुल स्पेसिफिक समझाऊंगा आप लोगों को और आराम से पढ़ना, ठीक है। तो प्यारे भाइयों, हमेशा जब सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो पहली बात तो ये करली ब्रैकेट आता है। ध्यान से सुनिएगा, करली ब्रैकेट आता है। क्या आता है भैया? करली ब्रैकेट आता है, छोड़ना नहीं है। इसके अंदर आप लिखोगे, मान लो जैन लिख दिया, हमने जून लिख दिया, हमने जुलाई लिख दिया। बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं बेसिकली समझा रहा हूं क्या हुआ। इस ब्रैकेट को कहा जाता है करली ब्रैकेट, ठीक है। करली ब्रैकेट के अंदर मैं वही एलिमेंट लिखूंगा जो स्पेसिफिक डिफाइन ऑब्जेक्ट होंगे, जनवरी, जून, जुलाई। तो क्या हुआ, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो कलेक्शन है प्यारे बच्चों, ये क्या है? सेट्स है। आओ, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ओ भाई साहब, मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब किसी के लिए कोई राइटर बेस्ट है, किसी के लिए कोई राइटर बेस्ट है, किसी के लिए कोई राइटर बेस्ट है। तो मतलब ये एक स्पेसिफिक कलेक्शन नहीं हुई, ये एक डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुई। तो मैं ये कहूंगा कि ये सेट्स नहीं है। तो इसका आंसर बस यही लिखा जाएगा, नो सेट्स। क्लियर है? आगे की अब यहां पर इस राइटर ऑफ इंडिया के प्लेस पर मैं कह दूं बैट्समैन ऑफ इंडिया, मैं कह दूं बॉलीवुड स्टार्स ऑफ इंडिया, मैं कह दूं पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया। तो सबके अलग अलग है भाई। अब कांग्रेस वालों को राहुल गांधी से अच्छा इंसान कोई धरती पे नहीं लगता, बीजेपी वाली को मोदी जी से अच्छा कोई इंसान नहीं लगता। ऐसे ही वेस्ट बंगाल में चले जाओ तो देवी जी बैठी है वहां पर, एक उनसे अच्छा किसी को कोई नहीं लगता। समझ रहे हो ना बात को? तो सबका प्रोस्पेक्टस क्या है? अलग अलग है। आओ, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यार आप कैसे कह सकते हो? किसी के लिए एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं, आईपीएल का जो सिनेरियो चल रहा है, एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो आप ये समझो, किसी के लिए विराट कोहली बेस्ट है, तो किसी के लिए शुभमन गिल बेस्ट है, किसी के लिए सूर्य कुमार बेस्ट है। समझ रहे हो ना बात को? तो क्या हुआ, प्रोस्पेक्टस बदल गया। हर किसी की प्रायोरिटी चेंज हो रही है, हर किसी की टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। तो ऐसी कलेक्शन को हम सेट्स नहीं कहेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हाँ, आपकी क्लास के अंदर अब बॉयज या गर्ल्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स रहते हैं एक टेन्योर में।
ठीक है, ज्यादा ज्यादा एक बच्चा बढ़ गया, दो बच्चे बढ़ गए, तो है तो उसी क्लास में ना। आपकी क्लास में 30 बच्चे, 30 के 30 क्या है, अलग अलग है। अब मैं उन 30 बच्चों से ये कहूं कि अपनी क्लास के बच्चों की लिस्ट बनाओ, क्या 30 के 30 बच्चे वो लिस्ट सिमिलर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। क्लियर होगी बात? तो ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात हो गई है, तो ये सेट्स। क्लियर होगी बात? डन। नेक्स्ट की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो सर सेट्स की बात करते हैं, तो अगर मैं फिफ्थ की बात करूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो भैया 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 और अप टू 99 तक जाएगा। अप टू कहां तक जाएगा बच्चों? 99 तक। तो मेरे से बनवा लो, किसी और से बनवा लो, पड़ोसी से बनवा लो, पड़ोसन से बनवा लो, क्या रहेगा? सेम रहेगा। आगे बढ़ते, तो ये सेट्स है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद की जगह कोई और आ जाए, ठीक है, आ जाए द कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स रिटन बाय जानी। सबको पता है, बहुत प्यारे सॉन्ग लिखता है आजकल, जिनका भी दिल टूटा है ना, सबका मसीहा है वो कुछ नहीं कर रहा है, भूली बिसरी यादों को वो फिर से याद दिला दे रहा है, लोगों को फिर तन्हा कर कर छोड़ दे रहा है, सूखी हुई आंसुओं में, सूखी हुई आंखों में वो फिर से सैलाब भर दिया जा रहा है ना। उसका कुछ और काम है ही नहीं, बस उसके गाने चल रहे हैं, लोग बाग अपने दुखी हो रहे हैं। तो भैया जी बिल्कुल फिक्स है। अब ऐसा नहीं है, चाहे इन्होंने हजारों पोएम लिखी हो, चाहे इन्होंने हजारों डायलॉग लिखे हो, बट लिखे तो इन्होंने ही है तो इन्हीं के द्वारा लिखे गए, है तो स्पेसिफिक, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो दोस्त ये वाली कलेक्शन भी किसके अंदर आती है? सेट्स के अंदर आ जाती है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सर इवन इंटीजर्स की कलेक्शन, क्या पूछ रहा है? इवन इंटीजर्स। तो दोस्त अगर मैं इवन इंटीजर्स की बात करूं तो सरकार आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। सर जीरो को भी हम वैसे नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर में काउंट करते हैं, तो मैं हटा ही देता हूं, 2 से ही कर देता हूं मैं शुरू। अभी सबकी डेफिनेशंस लिखवाऊंगा। मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स वैसे नहीं पढ़ाने वाला जैसे आपके स्कूल के टीचर्स पढ़ाएंगे, वैसे नहीं पढ़ाने वाला जो इंस्टीट्यूट के टीचर आपसे 3,000 रुपए महीना लेकर या 2,000 रुपए महीना लेकर पढ़ाएंगे। मैं आप लोगों को वो जड़ और वो बेसिक्स के साथ क्लियर करूंगा, जो 12वीं क्लास के बाद जब आप एंट्रेंस में बैठोगे, जब अपने करियर का दरवाजा ओपन करने बैठोगे, वहां जो हर्डल्स आती है उनको हम आज ही रिमूव करेंगे। तो छोटी छोटी चीजों की भी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स भी क्या है? सेट्स है, क्योंकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कलेक्शन है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब मैं कहूं भाई एक चैप्टर है, आपके पास एक बुक रेडी है, एनसीईआरटी है, ऑल ओवर इंडिया में एनसीईआरटी क्या है? सेम है। मान लो एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली बात आपके लिए भी 100 है, मेरे लिए भी 100 है, पढ़ाने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए भी 100 है। तो ये भी क्या है? मेरा एक सेट्स है। तो ये भी क्या है? मेरा एक सेट्स है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। बात यहां आती है, डेंजरस कौन है? सर दिन के टाइम, ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी सिचुएशन बताऊंगा और उसको अपनी को लाइफ से रिलेट करके देखना, अपनी रियल लाइफ से रिलेट करना। दिन का समय है, आप जा रहे हो, गली में कुत्ते इधर उधर घूम रहे, आप शेर बन के जाओगे, निकल के फुल चौड़े होके जाओगे आप, ठीक है जी। अब रात का समय है, अंधेरे का समय है, गली में कोई नहीं, सन्नाटा छाया हुआ है, अंधेरे में टिमटिमाती हुई बहुत सारी आंखें जो आपका इंतजार कर रहे हैं। दिन में बेटा तू शेर बन के जा रहा था ना, आ तू अब गली में आ, तेरा मोर ना बना दे तो बताना। अब आप बताओ, आपको रात के 12 बजे आपकी गली में सबसे ज्यादा जो डर भय है वो कुत्तों से है। भाई साहब ऐसा झुंड बनाएंगे और आप सोच सोच के जाओगे, आपको किसी इंसान से डर नहीं लगेगा। तो क्या हुआ? तो प्रोस्पेक्टस से बदल गया ना यार। हम लोगों को शेर से बहुत डर लगता है,
आप चले जाओ अरब कंट्रीज में, वो घर में पालते हैं। डरने वाले कॉकरोच से भी डर जाते हैं। अब जो मधुमक्खी के छत्ते से हनी निकालते उन्हें डर नहीं लगता, परंतु एक क्लासरूम के अंदर 30 बच्चे बैठे हैं और 10 मधुमक्खियां उस क्लास के अंदर मैं छोड़ दूं और दरवाजे बंद कर दूं, आप अपनी अंतरात्मा से बताओ आपके क्या हाल होंगे? बताओ। कभी देखे ना स्कूल में पढ़ रहे ऊपर से छिपकली गिर गई, हालत एकदम टाइट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये भी सभी के लिए अलग अलग है, तो ये सेट्स नहीं होगा, ये सेट्स आपका नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ सिंबल्स की। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने अब 2 टाइप के सिंबल्स आएंगे। एक ये सेट्स है, सेट्स को लिखने का तरीका करली ब्रैकेट में, जैसे 1, 2, 3, 4 और मैंने रोक दिया। तो प्यारे बच्चों, ये जो अंदर लिखे हुए हैं ना, ये इसके फैमिली मेंबर्स हैं, ये इस सेट के फैमिली मेंबर्स हैं, ये इस सेट से संबंध रखते हैं। तो प्यारे भाइयों, इनमें लिखे हुए जो चीजें लिखते हैं उनको कहा जाता है एलिमेंट्स, उनको कहा जाता है एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये एक कलेक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। इसके अंदर लिखे हुए जो भी आप लिखोगे वो सब उस सेट्स के एलिमेंट कहलाते हैं। अब यहां पर 2 सिंबल्स की जरूरत होती है, एक ये और एक ये। भाई इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब यह हुआ कि इस सेट के अंदर 1 एक एलिमेंट है जो ए से बिलोंग करता है, 2 ए से बिलोंग करता है, 3 ए का मेंबर है, 4 ए का मेंबर है, और मैं इसी में लिख दूं -3, तो आप कहोगे सर डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि -3 जब सेट ए में है ही नहीं तो सिंबल ये आएगा। और उसी पर आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक सेट्स दे दिया, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू। सिंबल को याद रखना, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। तो सर पहला 5 सेट के अंदर है, बिल्कुल है, तो बिलोंग्स टू आ जाएगा। सर 8 डज नॉट बिलोंग्स टू, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू, 4 बिलोंग्स टू, 2 बिलोंग्स टू, 10 डज नॉट बिलोंग। तो सिंबल के बारे में इतनी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? बताओ। बहुत सारे स्पेसिफिक सिंबल्स को भी पढ़ना होगा हमें, जो कि आपको बड़े आराम से समझ आएंगे। चीजों को धीरे धीरे देखोगे तो चीजें सारी क्लियर होती चली जाएंगी। अब आप नॉट इवन सेट्स, कंप्लीट मैथ्स में जब तक लाइफ में मैथ्स पढ़ोगे, ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी। तो एन का मतलब क्या होता है? जहां भी एन लिखा होगा ना, इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, तो कैपिटल एन इट स्टैंड फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जेड स्टैंड करता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। किसको भैया? इंटीजर्स। तो पहले तुम्हें एक बात बता देता हूं कि इंटीजर्स होता क्या है। आप लोगों ने 10th क्लास में एक नंबर लाइन पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी होगी, जिसपे आपने ग्राफ बनाया होगा, एरो लगाया, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, मिड पे 0 होता है, 1 2 3 -1 -2। तो ये जो नंबर लाइन पर जो वैल्यूज लिखी जाती हैं सिंपल, जिनका डिनोमिनेटर 1 होता है, जो ना डेसिमल में होंगे ना फ्रैक्शन में होंगे, ध्यान रखना,
उन्हें ही इंटीजर्स कहा जाता है। प्लीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यू की। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। प्यारे भाइयों, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, द नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। याद आया होगा 9th क्लास, P बाई क्यू, जहां क्यू 0 के बराबर नहीं होता। आर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट की बात करते हैं जेड पॉजिटिव की। जैसे ही बात करेंगे तो जेड क्या था, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जैसे ही प्लस का साइन आएगा द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव आ जाएगा तो द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। याद रखनी है ये बात। तो इसका मतलब हुआ भाई मेरे, जेड पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यू पे पॉजिटिव आ गया, द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। फिर आता है आर पॉजिटिव, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये सिंबल्स जो है आपको बड़े ध्यान से लर्न करने, देखने, याद हो जाएंगे। इनमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है भाइयों, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो बच्चों, जो सेट्स की रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि सेट्स को कैसे लिखते हैं। तो सेट्स को लिखने के दो मेथड हैं भाई बेटा। एक रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दोनों बातें क्लियर होगी बेटे। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि जब आप सेट्स को ऐसे लिखोगे 1 2 3 और मैंने इसको एज शोन छोड़ दिया, अभी ये सारी चीजें बताऊंगा। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, आपको वैल्यूज लिखनी है स्पेसिफिक कोमास के बीच में, ठीक है। ये जो एलिमेंट आप लिखोगे, कोमा लगाकर फिर दूसरा, कोमा लगाकर फिर तीसरा, इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है भैया स्टेटमेंट लिखनी होती है बस। जैसे a set of natural number, a sets of natural numbers बोल दूं, या मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान देना, x such that x belongs to natural number, that's it. x belongs to natural number। पढ़ो। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो दोस्तों सेट्स की रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट केस आया टेबुलर और रोस्टर मेथड। इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब बाय राइटिंग एलिमेंट्स separated by commas within the brace। क्लियर होगी, इस ब्रैकेट के, करली ब्रैकेट के बीच में
डन। मैंने यही चीज आपको सिंपली समझाई थी। तो देखो जैसे 1 2 3 4 इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, 2 3 5 7 11 30 इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। अगला 0 1 2 3 4 पे आ जाऊंगा, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो चीजों को समझ के देखो आप आराम से, बिल्कुल इजीली चीजों को समझ के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्लियर समझ आ रहा है कि इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है। जब एलिमेंट को कोमास के बीच में लिखा जाता है तो रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। आगे की बात करते हैं। अब ये आ गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने कहा ना स्टेटमेंट लिख दो या इक्वेशन फॉर्म में लिख दो, तो ये होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। इन दिस मेथड अ रूल और a formula is written in the braces that define the sets like x such that, देखो भाई सिंबल्स के मतलब समझना, याद रखना। दो डॉट का मतलब होता है सच दैट, मतलब x क्या है? तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n बिलोंग्स टू 1 नेचुरल नंबर। यहां से सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है कि भैया ये क्या है क्या नहीं है, तो बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो चीजें बिल्कुल एकदम तसल्ली से क्लियर हो जाएंगी। तो बिल्कुल आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी चीज की टेंशन लेने की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, तो 2n प्लस 1 n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां 1 लिख देता हूं मैं। मान लो मैंने 1 लिख दिया। x इक्वल टू व्हाट? जो 6x है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और लेस देन इक्वल टू 12, और x बिलोंग्स टू व्हाट? नेचुरल नंबर। सिमिलरली वेयर x such that x equal to what? 2n and n is less than 8, n क्या है? less than 8 है, और n belongs to natural number। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इन चीजों में। अभी आपको एक चीज सिखाने वाला हूं, उसको देखना आप आराम से। यहां से सबसे पहले तो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन तो बताई दी थी क्या होती है। अब मैं कुछ सिंबल्स की ओर इशारा करूंगा, उन सिंबल्स को सीख लो पहले। आओ देखो भाई बच्चों, मैंने ये कहा x इज, ये वाली लाइन लिख दी मैंने, ग्रेटर देन 2। पता इस सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर देन, इस सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर देन। मैंने कहा x इज लेस देन 7, इसका मतलब होता है x की वैल्यू 7 से छोटी है। मैंने कहा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 के से बड़ी भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है। x इज लेस देन इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है। x डिफाइन नहीं है तो ये कहीं तक भी जा सकता है। तो लिखने का रिप्रेजेंटेशन क्या होती है सुनो। इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है, ये बहुत आसान चीजें आज सीख लो, जरूरी है। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि x की वैल्यू 2 नहीं है, 2 से बड़ी है। इनफाइनाइट तो कभी पहुंचेगी नहीं। ऐसे यहां आ जाता हूं, x बिलोंग्स टू लेस देन 7, तो माइनस इनफाइनाइट टू 7, और 7 इंक्लूड नहीं होगा। x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 और क्लोज ब्रैकेट। समझो, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि 1 इंक्लूड है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है 1 इंक्लूड है। अब देखो दो बातें और बताऊंगा, उसको समझना, चीजें बहुत क्लियर कट चीजें बताऊंगा। मान लो बेटा मैंने एक वैल्यू लिख दी, यहां x लिखा, ये 7 लिख दिया, और यहां मैंने लिख दिया 10। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? जो x की वैल्यू है वो 7 से बड़ी है बट 10 से छोटी है। तो जब मैं इसको ऐसे लिखने के लिए दिखाऊंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा ओपन ब्रैकेट 7 टू 10। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये
सिंबल्स इन इक्वलिटी के आपको पता होने चाहिए। मैं जानता हूं 10th के बाद आप फर्स्ट टाइम ये सिंबल सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीजें समझ में आएंगी। मैंने लिखा यहां पर 2x 5। अब मैंने इस सिंबल के साथ ये लाइन और खींच दी, इसका मतलब होता है इक्वल टू। तो दैट मीन ये स्टेटमेंट कहती है कि x की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी, 5 5 से छोटी है, मतलब 2 और 5 इंक्लूड है, मतलब 2 और 5 इंक्लूड है। तो मैं ये कह दूंगा x बिलोंग्स टू 2 to 5। डन। सिमिलरली मैंने ये लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो x है ना वो 2 से बड़ा है और 7 से छोटा है, परंतु 7 के बराबर भी है। तो अब देखो कैसे लिखोगे, तो x बिलोंग्स टू, यहां ओपन ब्रैकेट आएगा और यहां क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो आप ये समझिएगा, ओपन टू ओपन, ओपन टू ओपन, क्लोज टू ओपन, ओपन टू क्लोज। डन। लॉजिक क्लियर हो रही है चीजें। एक और देखो, मान लो यहां, तो यहां आ जाएगा आपके पास देन, और ये ओपन। मेरे को ये बताना जरूरी था दोस्त, ये सिंबल्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि सेट्स पढ़ोगे ना तो इन सिंबल्स की इंफॉर्मेशन ज्यादा आपके पास रहेगी ही रहेगी। आगे आ जाओ, देखो यहां दिखा दो, पहला ही क्वेश्चन देखो क्या कहना क्या चाह रहा है, आपके सामने है भाई। अब ये सारे क्वेश्चंस को हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब आप पहले सवाल को पढ़ोगे एक बारी तो देखो आपको सब कुछ समझ में आएगा, A to Z। सर जी 16-17 चैप्टर पढ़ने हैं, ध्यान रखना, 16-17 चैप्टरों को हम पूरा पढ़ेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आओ आराम से देखो, चीजों को बड़े प्यार से समझो। पहला, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब वही कोमास में लिखना है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहला कहता है x इज एन इंटीजर एंड -3x to 7, मतलब समझ में आया ना। देखो सिंबल समझाए ना मैंने पहले, तो यहां जरूरी पड़ गया। तो आ जाओ, तो जी फर्स्ट केस, तो जो पहला बनेगा ना a, तो सर माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 4 5 और 6 तक बनेगा ब्रैकेट क्लोज। बस डन। क्योंकि जब आपको सेट्स बनाने हैं तो सेट्स के जो इन्वर्टेड कॉमास में एलिमेंट लिखे जाएंगे वो करली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसका मतलब था इस सेट के अंदर -3 इंक्लूड है बट 7 इंक्लूड नहीं है, दैट्स इट। और इंटीजर्स है, इंटीजर्स को आप समझो, इंटीजर्स को वैसे समझ में नहीं आएगा, कभी भी लाइफ में भूल सकते हो। मैं अगर आप मुझे अलाउड करो तो मैं इंटीजर को समझा सकता हूं। इंटीजर का हिंदी में वर्ड, हिंदी मीनिंग होता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण, पूर्ण मतलब कंप्लीट, अंक मतलब अंक, मतलब एक कंप्लीट अंक, मतलब जो टूटा हुआ ना हो। तो 2 1 3 5 -2 -3 -4 -8 -9 7 8 10 12, ये सारे पूरे अंक है, तो इसलिए ब्रेक नहीं है। ब्रेक कौन सा होगा, जो डेसिमल में आ जाएगा। लॉजिक, तो उन्हीं को इंटीजर्स कहते हैं। बी इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, बी नेचुरल नंबर्स है बट लेस देन 6 है, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, दैट्स इट। लेस देन 6 है तो भैया 5 तक जाएंगे बस। x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। x क्या है, 2 डिजिट का एक नेचुरल नंबर है। अब 2 डिजिट के नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 10 11 12 अप टू 99 तक जाते हैं, कोई कंडीशन दे रखी होगी। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज व्हाट, 8। तो वो नेचुरल नंबर्स 2 डिजिट के ढूंढने हैं जिनकी दोनों डिजिट्स को अगर मैं सम कर दूं तो जो सम आएगा वो 8 होना चाहिए। तो आ जाओ,
तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लाइक 26, 62, 35, 53, 44, 17, 17 1, 80। चेक करो। डन। 26, 6 + 2 8, 62, 35, 53, 44, 17, 17 1। अच्छा, एक और बात, सेट्स के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेट्स के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। बट अगर मैंने नेचुरल नंबर बोला है तो नेचुरल नंबर 1 2 3 लिखने का तरीका होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर यहां मैटर ही नहीं करता। तो आप जैसे मर्जी लिख दोगे, कोई गड़बड़ नहीं है। फिर भी अगर कई बार आपका एग्जामिनर, देखो स्कूल के टीचर्स हैं, उनका कुछ पता नहीं होता है ना, आधे बेचारे घर से लड़कर आते हैं। तो 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80 लिख दो भाई, कुछ नहीं बता उनका, खतरनाक होता है वो। वैसे सेट्स के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। डन। चलो बात करते हैं नेक्स्ट की। हां जी, यहां से बहुत प्यारी चीज समझने आएगी। x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ठीक है, वैसे मैं आपको एक और बात बता देता हूं, चाहे दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, उसके जो डिवाइजर, जो फैक्टर्स होते हैं ना, इट ऑलवेज बी प्राइम। जो फैक्टर होते हैं वो बकायदा प्राइम होंगे। फैक्टर्स जो होते हैं, प्रॉपरली तोड़ूंगा, ब्रेक करूंगा तो की बात है। अब कहता है कि 60 के जो डिवाइजर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। तो ठीक है, तो 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है। बस आप कहोगे सर यही है क्या? मैं कहा यस। कहोगे कैसे सर? देखो, 60 को आप अपने हिसाब से तोड़ना शुरू करो। आपके दिमाग में आएगा सर 2 इंटू में 30 लिख दे, मैं लिख दे। सर 30 को मैं 2 इंटू में 15 लिख दूं, लिख दे। सर 2 इंटू में 3 इंटू 5 लिख दूं, मैं लिख दे। सर इसको मैं 2 की पावर 2 लिख देता हूं, 3 की पावर 1 लिख देता हूं, 5 की पावर 1 लिख देता हूं। मैंने कहा फैक्टर्स, तो देख 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। ठीक है, डन। चले आगे। अब एक नई बात सीखने को मिलेगी तुम्हें यहां पर इसमें, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले मैं वर्ड लिख देता हूं इधर, ट्रिग्नोमेट्री। सेट्स के अंदर एक एलिमेंट सिर्फ एक बार आएगा। सेट्स के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। अगर रिपीट आपने लिख भी दिया तो वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का सेट्स बनाऊं और ये हमारा ई पार्ट है, तो ये बनेगा T R I G O N M E Y, दैट्स इट। तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। एक ये वर्ड दे दिया बेटर, तो भैया इसका जब मैं सेट्स बनाऊंगा तो कोई भी लेटर दोबारा से रिपीट नहीं होगा। तो BETR, दैट्स इट। चलिए डन यहां तक। तो रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि हमने सेट बिल्डर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन की। अब आते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। भाई सेट बिल्डर फॉर्म में ये करली ब्रैकेट ही है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में करता है। देखो अब तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म निकलनी आएगी, मजेदार मस्त एकदम। तरीका लिखना आएगा और पढ़ना आएगा।
3 6 9 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। मतलब ये 3 के मल्टीपल है, मतलब ये 3 के मल्टीपल है। तो देखो पता कैसे लिखा जाएगा, यही लिखता हूं, x such that x equal to 3n where n belongs to natural number and is 4। That's it। बन गई मेरी बात, खत्म हो गई बात कि x क्या है, x मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ मतलब x क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3n है। और व्हाट इज n, n नेचुरल नंबर है, व्हाट इज n, n नेचुरल नंबर है। और n क्या है, बेसिकली n एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 और 4 के बीच में है, जहां 1 और 4 इंक्लूड है। मींस n की अगर मैं बात करूं तो n आ रहा है 1 2 3 4। अब चेक करो, 1 को यहां रखूंगा 3 आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है, ये रिप्रेजेंटेशन होती है। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं, अब यहां पर बच्चा ना बड़ा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूं ना। वो क्या सोचता है, जैसे उसने यहां टेबल पढ़ी वो यहां भी टेबल पढ़ने की कोशिश करता, नहीं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 12, ये तो यार 2 2 चल रहा है। नहीं, पूरा दोबारा देखो, 2 रेज़ टू पावर 1 2 होता है, 2 रेज़ टू पावर 2 4 है, 2 रेज़ टू पावर 3 8 होता है, 2 रेज़ टू पावर 4 16 होता है और 2 रेज़ टू पावर 5 32 होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हेयर x सच दैट x इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड अगेन जो मेरा n है वो 1 to 5 है, जो मेरा n है वो 1 to 5 है। तो बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन, ऐसी रिप्रेजेंटेशन को कहलाती है रोस्टर फॉर्म। और जब या तो फॉर्मूले में या स्टेटमेंट में लिखो तो रिप्रेजेंटेशन कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। अगला भी सेम है, 5 रेज़ टू पावर 1 5, 5 रेज़ टू पावर 2 25, 5 रेज़ टू पावर 3 125, 5 रेज़ टू पावर 4 625। तो जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो ऐसे होगी कि भैया x सच दैट x इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ऐसे ही लिखना है बेटा, वो छोट में नहीं लिखना। और यहां पर आ जाएगा 1 to n to 4। डन बच्चों, अच्छे से सीखोगे चीजें बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब यहां है 2 है 4 है 6 है, बस स्टेटमेंट दे दी, कोई बात नहीं, डॉटेड डॉटेड दे दिया। तो दोस्तों यहां आया x such that x is an even number। बस x क्या है, एक इवन नंबर है, x is an even number। पंगे लेने की जरूरत ही नहीं है यार, सोचना ही क्यों है। आगे आ जाओ, अगला पढ़ो। 1 4 9 100 है, इसका मतलब क्या दे रखा है, 4 का मतलब क्या होता है। मैं इसको देखो तो मैं लिख के दिखाता हूं और ध्यान दे रखना। अगर मैं इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूं, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख दूं और ये चलते चलते 10 को मैं 10 का स्क्वायर लिख दूं, तो क्या ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है या नहीं है। आप कहोगे हाँ सर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। तो जो रिप्रेजेंटेशन होगी x सच दैट n रेज़ टू पावर 2 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये 1 to n to 10 है। भाई 1 से लेकर 10 तक ही तो है, बन गई रिप्रेजेंटेशन। तो मुश्किल कहां हुआ, बताओ क्या मुश्किल हुआ, कुछ भी टफ हुआ तो बताओ। आगे आते हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की लिस्ट बनाओ। ठीक है, पहला x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर।
तो 1 3 5 7 और छोड़ दो, बस डॉटेड डॉटेड चलता चला जाएगा। x इज एन इंटीजर, ओके, -12 to 9/2 है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहता है -12 to 9/2 है और x क्या है, इंटीजर है। और मैं जानता हूं इंटीजर में फ्रैक्शन वैल्यू आती ही नहीं है, दिमाग तो आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ भाई, इसका मतलब यह हुआ कि -12 to 9/2 है। -12 मीन्स हुआ 0.5 और ये हुआ 4.5। अब इनके मिड में आपको सिर्फ प्योर इंटीजर्स लिखने हैं, तो बी सेट में जो इंटीजर्स बनेंगे ना, 0 1 2 3 4 और बात खत्म, ये इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आती हैं। x इज एन इंटीजर, x का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, x का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 की बात हो रही है। मतलब x का स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, और x का स्क्वायर है। तो हम बात यहां करते हैं C पर, x का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, बस वो इसने ये बात बता दी सिर्फ। तो अब ध्यान से समझो, क्या -2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसमें जो रिप्रेजेंटेशन आनी है ना, -2 -1 0 1 और 2। अब इन्हीं के चेक कर लो, अगर x की वैल्यू -2 है तो 4 आ रहा है, -1 है तो 1 आ रहा है, 0 है तो 0 आ रहा है, 1 है तो 1 आ रहा है, 2 है तो 4 आ रहा है। अगर मैं 2 से ऊपर लेके जाऊंगा तो जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी हो जाएगी, -2 से और छोटी लेकर जाऊंगा देन अगेन वैल्यू जो होगी वो 4 से बड़ी हो जाएगी, तो हम फंस जाएंगे। हमें चाहिए था x का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। इन सिंबल्स को समझना मैंने सिखाया है। x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, एक वर्ड है लॉयल, बात ही खत्म। तो लिख दो इसे LOYA, बस, क्योंकि रिपीट होना ही नहीं है क्योंकि रिपीट होना ही नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, X is a month of a year not having 31 days, not having 31 days, तो कुछ करना ही नहीं था। 31 के लिए जो हाथ का उठ रहा है इस पे 31 होते हैं, ठीक है, देन इस पे 28, फिर 31 30 31 30 चलते हैं। तो जनवरी नहीं, नॉट 31 डेज है ना, तो फरवरी आएगा, मार्च को छोड़ देंगे अप्रैल आएगा, मई को छोड़ देंगे जून आएगा, जुलाई को छोड़ देंगे अगस्त आएगा, अगस्त को छोड़ देंगे, फिर बात समझ में आ रही है, मतलब फरवरी आएगा, अप्रैल आएगा, जून आएगा, अगस्त को छोड़ के सितंबर आएगा, अक्टूबर को छोड़ देंगे नवंबर आएगा। तो आंसर आएगा इसका फेब, अप्रैल, जून, ठीक है, सितंबर, नवंबर। लिख दिया, लिख लो फटाफट, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, दैट्स इट। तो ये हो गया। आगे की बात, X is a constant in the English alphabet which precedes K। भाई K से पहले के जितने भी कांस्टेंट है वो लिख दो, वोवल्स नहीं निकले तो यार आराम से लिख दो। B C D E F G H I J, बस
डन। बी सी डी एफ जी एच जे, ये सारे कॉन्सोनेंट आ गए। वोवल्स लिखने नहीं थे ना, ए ई आई ओ यू नहीं लिखने थे। अगर वो कहे कि सेट ऑफ इंग्लिश वोवल्स, ठीक है, तो ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, बस 5 ही तो होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। मैच करना है भाई, मैच करना है दोस्त, कर देंगे। फर्स्ट 1 2 3 6 लिखा है, तो x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ये 6 के डिवाइजर है सारे। यस, 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है। तो इस ये रोस्टर फॉर्म, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये बैठी सी। कहता है 2,3, ठीक है। x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। यस, 6 के प्राइम डिवाइजर क्या है? 2 और 3 है। मैथमेटिक्स यहां आ गया। 1, 3, 5, 7, 9, x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। डी पे चला, बात ही खत्म, बस बन गई रिप्रेजेंटेशन, कोई टेंशन नहीं थी। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स, ये हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है, ठीक है, 1.1 कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों जो भी भाई जो भी बहन इसको देखे, प्लीज 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 अपने स्कूल के सभी साथियों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करना कि भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि ज्यादातर बच्चों को हेल्प हो सके। सबसे पहली बात होती है भैया जी नल सेट। पहले इसको पढ़ लो, डेफिनेशन पढ़ लो, फिर इसके एग्जांपल देता हूं। नल सेट, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड अ नल सेट. इट इज डिनोटेड बाय phi. A null set is also called an empty set or a void set, therefore representation by phi and this inverted comma. इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट. अब नल सेट की बात अगर मैं करूं तो एक एग्जांपल में अगर आपको दिखाऊंगा तो जैसे ये रहा कि x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 90 एंड 96. 90 एंड 96 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता. जैसे 91, 92, 93, 94, 95, इनमें से कोई प्राइम नंबर नहीं है. अगर यहां के प्राइम नंबर की बात करता हूं तो जैसे 97 आता है तो वो हमारा प्राइम नंबर होता है. तो 90, 96 में कोई प्राइम नंबर नहीं होता. अब मैं आपसे पूछूं अ नंबर विच इज इवन एंड ओड बोथ. ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है जो इवन भी हो और ओड भी हो. ठीक है, तो ये क्या सेट हो गया? फाई हो गया. ठीक है, ये नल सेट हो गया. तो इस सिंबल को कहा जाता है फाई. और नल सेट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है या तो आप सिंपली फाई लिखोगे या आप सिंपली करली ब्रैकेट लगाकर छोड़ दोगे. बहुत बच्चे सोचते हैं कि अगर फाई को इसके अंदर लिख दिया जाए तो क्या ये नल सेट होगा? नहीं, नॉट अ नल सेट. ये नल सेट नहीं है, नॉट अ नल सेट. ये नल सेट नहीं होता. डन बेटा. चलिए फिर आता है, ये नल सेट समझ में आ गया. फिर आएगा सिंगलटन सेट, जो कि अपने वर्ड से ही रिप्रेजेंट हो रहा है. एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा. एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा. एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, उसी को कहते हैं सिंगलटन सेट. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, एक ऐसा सेट जो इवन है और प्राइम है, तो सेट 2 बनेगा बस. एक्स सच दैट
x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x एक इंटीजर है, तो जब इसका सेट्स बनेगा तो -10 बनेगा। तो मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 10 हो गए। या जैसे किसी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है 0। अच्छा, अगर मैं ये वाला भी सेट बनाऊं, इसके अंदर 5 रख दूं, तो सर ये भी सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है जो कि 5 है। इसके अंदर एक ही एलिमेंट है जो कि 0 है। इसके अंदर एक ही एलिमेंट है जो कि 10 है। डन भाई, डन बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत प्यारा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कुछ आपने ऐसे एग्जाम्पल दिए थे कि जहां आपने डॉट डॉट भी लिखा था। आइए दोस्तों, थर्ड आता है हमारे पास फाइनाइट सेट। क्या आता है? फाइनाइट सेट। बेटा, फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिस सेट का हमें पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट भी पता होता है। मतलब सेट के अंदर डॉटेड वाली सिग्नेचर नहीं आती, वो साइन नहीं आएंगे। मतलब हमें उस एक पर्टिकुलर सेट में टोटल कितने एलिमेंट है वो हमें पता हो। A set is called a finite set if it is either void set or its element can be counted. ठीक है, labeled by नेचुरल नंबर, मतलब जिसको नेचुरल नंबर से लिखा जा सकता है। किसी सेट में एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है या 20 एलिमेंट है। एंड द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग स्टॉप एट द सर्टेन नेचुरल नंबर से n। आ जाओ, जैसे 1 2 3 4 5 सेट ऑफ ऑल वोवल्स, तो इसको लिखा कैसे जाता है? n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो आपका जवाब होगा 5। ये काउंटिंग होती है एक सेट के अंदर कितने नंबर लिखे गए, कितने एलिमेंट्स हैं। तो मैं कह सकता हूं सेट ए में 5 एलिमेंट है। दैट मीन द नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स of a finite set A is called the cardinal number of the set A, and it is denoted by this. And it is denoted by this. तो आओ, हमने एक सेट लिखा, मान लो 1 2 3, और यहां डॉटेड डॉटेड करके आखिरी में 9 लिख दिया। मुझे आखिरी एलिमेंट पता है, तो मैं कहूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज व्हाट? 9। मैंने एक सेट और लिखा, -3 -2 -1 0 1 2, और मैं यहां आ गया 9 तक। अब मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो अब आपका जवाब क्या होगा? ये मेहनत फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट इवन अ सिंगल कॉइन, सिर्फ आपके लिए की जा रही है। मैं चाहता हूं मेरे देश का हर बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आए, हर बच्चा मेहनत कर कर आगे जाए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि मैथ्स की ट्यूशन फीस देना बहुत सारे बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता। कुछ की फैमिलीज बड़ी सक्षम होती हैं, वो दे देती हैं। कुछ बच्चों की फैमिलीज होती हैं जो नहीं दे पाती। इसलिए बच्चे के पास एक ऑप्शन होती है, वो मैथ्स को स्किप कर देता है, मैथ्स को छोड़ देता है, क्योंकि बाकी कोई सब्जेक्ट तो स्किप हो ही नहीं सकते ना। अब आप साइंस लेते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश कंपलसरी आपको लेनी ही लेनी है। मैथ्स आप ले भी सकते हो, मैथ्स आप नहीं भी ले सकते हो। अब बच्चा सोचता है यार फिजिक्स की फीस भी जाएगी, केमिस्ट्री की फीस भी जाएगी, फादर 2 ही फीस अफोर्ड कर पाएंगे, एक काम करता हूं छोड़ यार मैथ्स को स्किप कर देते हैं, इसकी जगह ना कोई फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं। तो फीस के अभाव में कोई बच्चा मैथ्स ना ले। अब ऐसा नहीं होगा। बस मेरी आप सभी से गुजारिश है, इसको शेयर जरूर करना। तो अब मैं काउंट करता हूं ना, तो देखो यहां से लेकर यहां तक 9 एलिमेंट तो है ही, 10 11 12 13, तो यहां पर कितने एलिमेंट हो गए? 13 हो गए। अब आता है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट आपको समझ आ गया, इनफाइनाइट सेट आ गया। इनफाइनाइट क्या है? ये है जो डॉटेड आ जाते।
यार मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनाओ, मैं 1 2 3 स्टार्ट तो कर दूंगा, डॉटेड डॉटेड लगाने पड़ जाएंगे क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि नेचुरल नंबर कहां तक जाएंगे, तो वो इनफाइनाइट सेट होता है। मैंने कहा सेट ऑफ इंटीजर बनाओ, मैं -2 -1 0 1 2 तक लेके जाऊंगा, इधर भी डॉटेड छोड़ दूंगा, इधर भी डॉटेड छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि इंटीजर्स यहां कितने जाएंगे और यहां कितने जाएंगे। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज 1 2 3, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लाइक दैट आर इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट का लॉजिक क्लियर। सर इक्विवेलेंट सेट बहुत प्यारा है, ये शब्द ध्यान से सुनना। देखो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जब किसी सेट में दो सेट्स के बीच में रिलेशन ढूंढेंगे, कंपैरिजन करेंगे दो सेट्स को, एक सेट से इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब नहीं होता। हमें कभी भी चेक करना है कोई चीज किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट है, तो कोई ना कोई तो चाहिए ना जिसके साथ कंपेयर करूंगा। तो किन्हीं भी दो सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स तब कहा जाता है जब उन दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। दोबारा सुनना, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट चाहे कोई भी हो बट काउंटिंग सेम होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल में मैंने यहां लिखा ABCDE और मैंने यहां लिखा 1 3 5 7, तो नहीं ये तो बराबर नहीं लिखा, हमने गलती कर दी इसने, चलो कोई नहीं, एक को मैं रफ कर देता हूं। लो हो गया डन, आयो। तो अब देखो इसमें कितने एलिमेंट, इस वाले सेट में 1 2 3 4, देयर आर 4 एलिमेंट इन दिस सेट एंड देयर आर 4 एलिमेंट इन दिस सेट, है ना। जबकि एलिमेंट्स इक्वल नहीं है बट कार्डिनैलिटी इक्वल है। कार्डिनैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, तो बराबर है ना, तो हम कह सकते हैं दीज सेट आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो इन सेट्स को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। इक्वल सेट्स, नेक्स्ट क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने, नल सेट, सिंगलटन सेट, समझ रहे हो ना, क्या पढ़ा था पहले, नल सेट, देन हम आए सिंगलटन सेट्स पर, देन आए फाइनाइट सेट पर, देन आए इनफाइनाइट सेट पर, फिर हमने पढ़ा इक्विवेलेंट, अब हम पढ़ रहे हैं इक्वल। तो इक्विवेलेंट में तो सिर्फ काउंटिंग चेक होती है, जब इक्वल सेट्स की बात होगी तो सर याद रखना, जैसे ही आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हो तो आप ही दिखाई देते हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट और काउंटिंग दोनों एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। Two sets A and B are said to be equal if every element of A is a member of B and every element of B is a member of A. मतलब if sets A and B are equal, then we write A बराबर B and A not equal to B when A and B are not equal. तो देखो 1 3 4 है, 3 1 4, मैंने कहा ना ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ये इक्वल सेट है, तो ये क्या है, इक्वल सेट्स है। लेटर ऑफ द वर्ड मास, मास को जब आप सेट बनाओगे MAS ही बनेगा, ठीक है, और B लेटर ऑफ द वर्ड सेम, तो वो भी MAS ही बना। अब यहां पर भले 2 S है बट काउंट सिर्फ एक ही S होगा, 2 S काउंट नहीं होंगे। तो इसका मतलब भी इस सेट के अंदर भी 3 ही लेटर है, एक M एक A और एक S, भले अलग नाम है दोनों बट MAS। लॉजिक समझ में आया, इसका मतलब ये इक्वल सेट्स हैं, देन ये मैंने लिख दिया, तो दीज आर द इक्वल सेट्स। अब आती है हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस की बात। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, कि स्टेटमेंट दो इन कौन सा सेट फाइनाइट है या कौन सा सेट इनफाइनाइट है। अब स्टेटमेंट ही तो देनी है, तो दे दो, बड़े आराम से दिए जाएंगे भाई। x-1 x-2 बराबर 0 है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो पहले वाले का सेट्स तो सिंपल बन गया, 1, 2 आ गया। जब 1, 2 आया
तो इसका मतलब यही है कि ये फाइनाइट सेट है। तो ये हमारा फाइनाइट सेट है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है। अब वो नेचुरल नंबर है तो सर 2 ही आएगा। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 बराबर 0, तो ये गलत है। ये फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ नहीं है, ये नल सेट आएगा, क्योंकि x की वैल्यू यहां पर 1/2 आ रही है और 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये 5 है। इसका मतलब ये 5 है। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट 0 का अगर हमें पता है तो फाइनाइट है, तो ये सेट भी फाइनाइट हो गया। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ए प्राइम। अब भाई यार कितने प्राइम नंबर है नहीं पता, और x इज एन ऑड नंबर। तो देखो ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, बाकी ये फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है और ये भी फाइनाइट। आपको भी थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा ना, यहां देखो ये कह रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहां से जब मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो 1/2 आता है। 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब इस इक्वेशन में x की नेचुरल वैल्यू है ही नहीं, तो ये नल सेट बना। और नल सेट का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज व्हाट 0। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता है ना, जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट पता होते हैं वो फाइनाइट ही होता है। सॉल्यूशन ये रहा, दे दिया मैंने पूरा। गिवन सेट 1 2 hence it is finite, given set 2 hence it is finite, given set 5 hence it is finite. The given set is the set of all prime numbers, and since set of prime numbers is infinite, hence the given set is infinite. Since there are infinite number of odd numbers, hence the given set is infinite. तो आपको एग्जाम में इस तरह से स्टेटमेंट वाइज लिखना पड़ेगा। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक क्वेश्चन बता रहा हूं, बस इसी चीज को लेकर हमें बस यही बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट के एग्जाम्पल्स कौन से? तो सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या ऐसा कोई भी ओड नेचुरल नंबर हो सकता है जो 2 से डिवाइड हो? नहीं। 1 3 5 7 कोई भी ओड नंबर कभी 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये वाला सेट जो है वो नल सेट है। दैट्स इट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, यस इवन प्राइम नंबर 2 होता है, तो सर ये 5 नहीं है, तो ये नल सेट नहीं हुआ। x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है। अब वो ये कह रहा है x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। कहता भाई x की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो 5 से भी बड़ी हो और 7 से भी बड़ी हो। ये उसने सिंबल गलत दे दिया, ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे। सॉरी, यहां आएगा ये, हाँ लेस देन है। कि ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर हो सकता है यार जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये नल सेट है, और नल सेट की रिप्रेजेंटेशन ऐसे 2 होती है। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कभी कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी हमारा नल सेट है। इसका मतलब ये भी हमारा नल सेट है। आपको बताना है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, बिल्कुल है, आपको पता है 12 महीने होते हैं, यस। तो मतलब ये बात डन हो गई कि इस सेट के
कार्डिनैलिटी मुझे पता है सर, तो ये फाइनाइट है। 1 2 3 कहां तक जा रहा है वी डोंट नो, तो ये इनफाइनाइट। यहां 100 तक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज व्हाट 100, तो ये फाइनाइट है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ओ भाई ग्रेटर देन 100 की बात कर रहा है, लेस देन 100 की बात करता तो मैं काउंट कर लेता, ग्रेटर देन 100 तो मैं काउंट कर ही नहीं पाऊंगा, तो सर इनफाइनाइट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, सर यस, लेस देन 99 के प्राइम नंबर काउंटेबल हैं, और कितने होते हैं बता भी देता हूं 25, तो ये फाइनाइट है। याद भी रखना इसके साथ कि प्यारे बच्चे 1 to 50 में वी हैव ओनली 15 प्राइम नंबर, और 51 to 99 में वी हैव 10 प्राइम नंबर, तो टोटल प्राइम नंबर जो हुए वो कितने हुए, 25 हुए। टोटल प्राइम नंबर जो हुए वो कितने हुए, 25 हुए। आ जाओ, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। भाई स्टेटमेंट ही तो देनी है फाइनाइट और इनफाइनाइट की, बता देते हैं। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यार आपने ग्राफ बना दिया, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी सारी लाइनें खींच सकते हैं सर, आपको भी नहीं पता, क्योंकि वाई एक्सिस इनफाइनाइट तक जाती है, तो सर इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, भाई यार काउंट है A to Z, बताइए हमें, तो फाइनाइट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 की बात करूं तो 5, 10, 15, 20 और लाइफ टाइम तक काउंट करते रहोगे तब भी खत्म नहीं होगा। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, हमें नहीं काउंट ही नहीं कर पाओगे दोस्त, एनिमल्स की बात हो रही है यहां पर, ह्यूमन बींग्स की बात नहीं हो रही है दोस्त, तो एनिमल्स को आप काउंट नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना बात को। क्लियर हुआ? यस 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 यस। बताओ भैया, बताओ 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 बताओ, जल्दी 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 फटाफट, क्लियर है? बताओ 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 बताओ, जल्दी 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 जल्दी। क्लियर? डन? क्यों नहीं काउंट कर सकते? ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ काउंटेबल, ध्यान रखना। अब कितनी है यार ये नहीं पता लगा सकते आप, काउंटिंग तो बहुत बड़ी हो सकती है ना, जब आपके घर में रहने वाले मेंबर्स को आप काउंट कर सकते हो, तो आपके घर में रहने वाले जीव जंतुओं को भी हम काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल होता है, याद रखना। तो वो फाइनाइट सेट ही बनता है, तो ये तो इनफाइनाइट है, फाइनाइट है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, भाई ये ओरिजिन है, मैं दुनिया जहान के सर्कल बना सकता हूं, तो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है भाई। तो पहला हमारा इनफाइनाइट हुआ, दूसरा फाइनाइट, फिर इनफाइनाइट, फिर फाइनाइट, फिर इनफाइनाइट। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट। अब दो इक्वल सेट्स के बारे में बताना है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, सर ये इक्वल है, 4 8 12 16, 4 8 6 नहीं, ये इक्वल नहीं है क्योंकि वहां 18 आ गया। 2 4 6 8 10, ओके।
x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, x इज लेस देन 10 इक्वल है, क्योंकि यही बनेंगे। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो 15 तो नहीं है भाई मल्टीपल ऑफ 10 में, तो ये नहीं है। मल्टीपल ऑफ 10 में 15 नहीं आता ना भाई, मल्टीपल ऑफ 10 में 15 नहीं आता। हो बताओ भाई, पेयर ऑफ सेट्स इक्वल है या नहीं? तो आइए ढूंढते हैं भाई कितने इक्वल है और कितने इक्वल नहीं है। ए है 2,3, बी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दे दिया। जब मैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करता हूं बी वाले में, तो x का स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 आता है। बेटा 2 3 जा 6, फैक्टर हुए x प्लस 2 x प्लस 3, तो बच्चे x की वैल्यू आई माइनस का 2 और माइनस का 3, और जो b सेट बन रहा है वो बनेगा माइनस का 2 कोमा माइनस का 3 बनेगा। ठीक है, अगला कहता है सेकंड पे, फॉलो को अगर मैं सेट के अंदर डालता हूं तो FOLW, और उधर से वॉल्फ को भी अगर मैं सेट के अंदर डालूंगा WOLF बनेगा। आपके सामने है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है और ये वाला इक्वल है, क्योंकि -2 -3 है और ये 2,3 है। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। तो भैया ए किसके इक्वल है? 2 4 8 12। है ही नहीं, ABCDEF ऐसा दे रखा है, तो ए तो किसी के इक्वल नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ, यहां से एक बात पता चली, B इक्वल है D के और E इक्वल है G के, बाकी कोई किसी के इक्वल नहीं है। अब हम ये नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा था, ये तो क्वेश्चंस थे हमारे। एक्सरसाइज 1.2 पूरी हो गई थी, इक्वल सेट्स पढ़ा था। उसके बाद हमने इसी के ऊपर जो एक्सरसाइज थी वो पूरी कर ली थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। अब हमारे पास टाइप ऑफ सेट्स में नेक्स्ट आ जाता है सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट। फिर हम आएंगे एक्सरसाइज 1.3 पर। तो ये हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मैंने आज की क्लास में आपको 2 एक्सरसाइज कराई और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस परिवार का साथ देंगे। मैं अजय बेनीवाल आप सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूं और उम्मीद करता हूं एक वक्त ऐसा होगा जीवन में जब आप कामयाब हो जाओगे, किसी बहुत 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 बड़े IIT से आप अपनी इंजीनियरिंग करेंगे, या बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज से आप अपनी नीट करेंगे, डॉक्टरी करेंगे, या आप सेना में 17.5 साल की उम्र में अधिकारी बनेंगे, या आपके कंधों पे कभी ना कभी वर्दी, या आप एक बिजनेसमैन बनेंगे। जय हिंद।